हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जहां पर अब भारत के दुश्मनों की खैर नहीं है दोस्तों। साथ ही भारत चाइना विवाद से जुड़ी खबरें, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस और बिहार चुनाव से जुड़ी सारी बड़ी खबरें लेकर आए दोस्तों। तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना से भारत को जीतते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारत में जो हिम्मत है वो किसी अन्य देश में नहीं, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जान लेते हैं आज के हेडलाइंस, जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे कि अब भारत के दुश्मनों की खैर नहीं, आज मिलने वाले हैं इतने और खेप भारत को राफेल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर फ्रांस सरकार ने लिया मुस्लिम समुदाय को लेकर एक और बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर इन समुदायों में फिर भड़का गुस्सा। बताएंगे फ्रांस सरकार ने इनको लेकर क्या फैसला लिया है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर अमेरिका के चुनाव को लेकर अमेरिका के दुश्मन देश ने राष्ट्रपति चुनाव का उड़ाया बड़ा मजाक। जी हाँ दोस्तों, कौन सा देश है वो और क्या मजाक उड़ाया बताएंगे आपको, सारी चीजें क्लियर करेंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां चौतरफा घिरेगा अब चाइना, भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर, साथ ही दो और देश मिलकर उठाने जा रहे हैं ये बड़ा कदम। क्या कदम है सब बताएंगे दोस्तों। साथ ही जम्मू कश्मीर में 370 हटाने को लेकर महबूबा मुफ्ती भड़क गई है दोस्तों और किया ये बड़ा काम। क्या क्या इन्होंने ये भी बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर राफेल की ललकार को सुनकर पाकिस्तान आ गया है दहशत में और हड़बड़ी में चाइना के साथ कर रहा है ये डील। बताएंगे दोस्तों वो कौन सी डील है। साथ ही अमेरिका चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां आपको बताएंगे कि किसकी तरफ रुझान है और किसकी सरकार बनने वाली है फिर से अमेरिका में। तो दोस्तों अंत में आपको बताएंगे कि इन बैंकों ने दिया दिवाली पर ग्राहकों को तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी इनमें अकाउंट है तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है, तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में हमेशा की तरह भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं, आज देश को मिलेंगे 3 और राफेल लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए बुधवार को यानी आज के दिन और 3 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहा है। इस विमान के पहुंचने से दुश्मनों को जंग के मैदान में धूल चाटने में और सहायता मिलेगी। जानकारी के अनुसार फ्रांस से उड़ान भरने के बाद तीनों राफेल विमान रास्ते में रुके बिना भारत पहुंचेंगे। सूत्रों ने बताया कि फ्रांस के एयरबेस से गुजरात के जामनगर तक की लंबी उड़ान के दौरान फ्रांसीसी वायुसेना का हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी साथ रहेगा। बता दें कि 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंचा था। इस बेड़े ने फ्रांस से उड़ान भरने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में हाल्ट किया था। भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदने का करार दिया, जैसा कि आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। ऐसे में राफेल के इस खेप का दोस्तों, जिसमें 3 लड़ाकू विमान और आने वाले हैं, इसका अगर आप राफेल का दिल से स्वागत करते हैं तो कमेंट सेक्शन में स्वागत है राफेल आपका भारत में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो दूसरी बड़ी खबर, जहां फ्रांस सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला, बढ़ सकता है मुस्लिम समुदायों का गुस्सा। बता दें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर जो बयान दिया गया था, उसके खिलाफ दुनिया भर के मुस्लिम देशों में भारी गुस्सा है। इस बीच 2 अक्टूबर को फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस्लामिक अलगाववाद पर शिकंजा कसने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने इसको लेकर कई कदम बताए थे, जिस बिल बनाकर संसद में पेश किया गया था। इनमें मस्जिदों की फाइनेंसिंग, धार्मिक समुदायों से जुड़े स्कूलों और धार्मिक संगठनों पर कड़ी नजर उठाने की बात कही गई है दोस्तों। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि इस्लाम धर्म वैश्विक संकट के दौर से गुजर रहा है। उनके इस बयान को लेकर मुस्लिम देशों में भारी नाराजगी है और वे सभी उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फ्रांस के गृह मंत्री गोराल्ड डरमानियन ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा कि
फ्रांस ने इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बिल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डार्मेनियन की एक टिप्पणी में फ्रांस के मुस्लिम अल्पसंख्यक जो यूरोप में वहां पर सबसे ज्यादा हैं, उसे नाराज किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई विपरीत लिंग से इलाज कराने से मना करता है तो उसे 5 वर्ष की कैद होगी और 75,000 यूरो का जुर्माना हो सकता है। ऐसे में दोस्तों फ्रांस सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लिया गया है, इसको आप कितने हद तक सही मानते हैं दोस्तों, और आपको नहीं लगता कि इससे और दंगा भड़कने वाला है? लेकिन दोस्तों दंगे से क्या कर सकते हैं, जो सही है वो सही है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोग फ्रांस के साथ हैं, हाँ या ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं आप लोग में से कितने लोग फ्रांस के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारी भारत की केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार फ्रांस को हर संभव मदद करने का आश्वासन दे चुकी है दोस्तों। अब आपकी बात है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो अमेरिका के दुश्मन ने राष्ट्रपति चुनाव का उड़ाया मजाक, कहा हमें फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मतदान में धांधली के आधारहीन दावों का उल्लेख करते हुए मंगलवार को एक टेलीविजन संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का माखौल उड़ाया। अयातुल्ला अली खामेनी ने ईरान के पुराने रुख को दोहराया कि ट्रंप जीते या जो बाइडेन जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप के और 4 साल के कार्यकाल के दौरान ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव सामने आ सकता है, जिससे ईरानी अर्थव्यवस्था और प्रभावित हो सकती है। इससे तेहरान के विदेश में अपने कच्चे तेल को खुलेआम बेचने पर रोक लग सकती है। हालांकि जो बाइडेन ने कहा है कि अगर वो तेहरान के विश्व शक्तियों के साथ 2015 के परमाणु समझौते में फिर से शामिल करने पर विचार करेंगे, जिससे संकटग्रस्त ईरानी रियाल को संभावित राहत मिलेगी। ऐसे में दोस्तों ईरान की तरफ से जो ये बयान आया दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो चौतरफा घिरेगा अब चाइना। भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का बंगाल की खाड़ी में बड़ा युद्धाभ्यास। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी में भारत की नौसेना ने 3 देशों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास का नाम मालाबार 20 यानी 24th एडिशन फेज 1 है। इस युद्धाभ्यास में इंडियन नेवी, यूएस नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भाग लिया है। नेवी ने इस युद्धाभ्यास में भारत के शिप रणविजय, शिवालिक, शक्ति, सुकन्या ने भाग लिया, तो वहीं सबमरीन सिंधु राज ने भी समुद्र में अपनी ताकतें दिखाई हैं दोस्तों। ऐसे में अब चाइना नहीं बचने वाला दोस्तों। भारत और इन तीनों देशों ने मिलकर के बड़ा कदम उठा लिया है और चाइना को घेरने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इन देशों की जब मीटिंग हुई थी तब दोस्तों उन्होंने कहा था कि हम एक दक्षिण चीन सागर में बॉर्डर यानी एक रेखा समुद्र में खींच देंगे, जिसको अगर चाइना ने तोड़ने की कोशिश की तो हमारे नेवी के सैनिक मुकुल जवाब देंगे चाइना को। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बड़े युद्धाभ्यास चल रहा है और दोस्तों अब किसी भी तरीके से चाइना को बख्शने वाले ये देश नहीं है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है और युद्धाभ्यास का आप कितना समर्थन करते हैं कमेंट करके 0 से 100% में 1 अंक जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो क्या युवाओं को भड़का रही है महबूबा? जी हाँ दोस्तों, कहा 370 की बहाली के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 370 की बहाली तक तिरंगा झंडा न उठाने का विवादित बयान देकर भारी आलोचना का सामना कर रही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का क्या अब कश्मीर के लोगों के नाम पर वहां के युवाओं को बरगला रही है? क्या महबूबा युवाओं को भड़का रही है? ये सब उनके दिए बयानों से साफ जाहिर होता है। बता दें पीडीपी अध्यक्ष ने मंगलवार को कहा कि वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए पूर्ववर्ती राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के वास्ते किसी भी हद तक संघर्ष करेगी। पीडीपी की युवा इकाई की ओर से आयोजित कार्यक्रम के बाद महबूबा ने कहा, हमने अपना जीवन जिया है, अब हमें युवाओं और उनके बच्चों के बारे में सोचना होगा। हमारे युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए हम किसी भी हद
तक जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दोस्तों कह दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अब उस पर कोई भी नियम भारत के अलावा लागू नहीं हो सकता है। ऐसे में दोस्तों महबूबा मुफ्ती के इस बयानबाजी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इस प्रकार की भाषणबाजी करने के लिए कैसी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों जो भारत के अभिन्न हिस्से को भिन्न बनाने की कोशिश करता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बर्फीले ठंड में भी चाइना के मंसूबे को नाकाम करेगी हमारी भारतीय सेना, क्योंकि अमेरिका से गर्म कपड़े की पहली खेप पहुंच चुकी है भारत। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीनी सेना के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना कंपकपाती ठंड में भी मुस्तैद है। ठंड से बचने के लिए अमेरिका से अत्यधिक ठंड के मौसम में पहनने वाले कपड़ों की पहली खेप मिल गई है। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया कि अमेरिकी रक्षा बलों से अत्यधिक ठंड के मौसम के कपड़े प्राप्त हुए हैं और वहां हमारे सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना के पास सियाचिन और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पश्चिमी मोर्चों सहित पूरे लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए इन चरम ठंड के मौसम के कपड़ों के सेट का 60,000 का स्टॉक है। इस वर्ष इन सेटों में से लगभग 30,000 की अतिरिक्त आवश्यकता थी, क्योंकि LAC के साथ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की आक्रामकता को देखते हुए इस क्षेत्र में 90,000 के करीब सैनिक तैनात है। ऐसे में दोस्तों हमारी भारतीय सेनाओं को और मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया और दोस्तों इन सभी को ठंड में डटे रहने के लिए दोस्तों कपड़े मुहैया करवाए, जो कि अमेरिका से सीधा भारत पहुंचा है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और आपको नहीं लगता कि हमारी केंद्र की मोदी सरकार अपने भारतीय सेनाओं के लिए बहुत ज्यादा सोचती है, जो कि पहले की सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां चीन ने नकारा ब्रिटिश अखबार का दावा, नेपाल की 150 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के एक प्रमुख अखबार ने दावा किया कि चाइना ने नेपाल के क्षेत्र में 150 हेक्टेयर से अधिक जमीन हड़प ली है। इस पर चाइना के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ये पूरी तरह बेबुनियाद अफवाह है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनवीन की प्रतिक्रिया द टेलीग्राफ अखबार की खबर पर आई है, जिसने नेपाल के राजनेताओं के हवाले से खबर प्रकाशित की थी कि चीन ने सीमा के पास 5 क्षेत्रों में 150 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसने पूर्ववर्ती डूब क्षेत्र पर दावे के लिए एक नदी के बहाव की दिशा को भी बदला है। ऐसे में दोस्तों जब चाइना को सारे देश मिलकर घेरने की कोशिश करते हैं तो चाइना फट से अपनी बयान को और अपनी सच्चाई को छुपाने की कोशिश करने लगता है, जैसा कि इस खबर से साफ पता चल रहा है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो US इलेक्शन 2020 से जुड़ी खबर आ रही है, जहां इंटरनेट सर्च में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को भी पीछे छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, अमेरिका में मंगलवार को राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव हो रहे हैं। इस चुनावी जंग में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन चुनौती दे रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शुमार अमेरिका की सत्ता किसके पास होगी, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मतदान के सर्वेक्षण में भले ही पीछे हों, लेकिन इंटरनेट सर्च में जो बाइडेन से काफी आगे चल रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के पहले कई प्रमुख मतदान संगठनों ने अपने सर्वेक्षण में यह दावा किया है कि जो बाइडेन ने अपने प्रतिद्वंदी ट्रंप के ऊपर 8 अंकों की बढ़त बनाई हुई है। लेकिन गूगल सर्च डेटा के एक विश्लेषण से यह पता चला है कि लोगों की ट्रंप में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के एक दिन पहले ट्रंप और जो बाइडेन को गूगल पर खोजे जाने के बीच अंतर में बढ़त दर्ज की गई है और इसमें दिखा कि जो बाइडेन काफी पीछे रह गए हैं। औसतन 45% इंटरनेट यूजर्स ने ट्रंप सर्च किया, जबकि 23% जो बाइडेन ने। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है और अमेरिकी चुनाव में आप किसको जिताना चाहेंगे दोस्तों, और कौन इस बार राष्ट्रपति बनेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जो बाइडेन या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अमेरिका में भी अगर सरकार बनती है तो इससे दोस्तों भारत का फायदा और नुकसान
भी मापा जाता है। तो भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों, देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या किसको पसंद करती है और रिजल्ट में जो आता है उससे कितना मैच खाता है हमारी भारतीय जनता की सोच का। तो लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां अलकायदा के आतंकियों का काल बना फ्रांस, माली में एयर स्ट्राइक कर मार गिराए 50 जिहादी। जी हां दोस्तों, फ्रांस ने पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में बड़ी कार्रवाई करते हुए अलकायदा के 50 जिहादियों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें मार गिराया। फ्रांस सरकार ने सोमवार को कहा कि बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के नजदीक शुक्रवार को ये हवाई हमला किया गया। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा कि फ्रांस की सरकार जिहादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। इसके तहत 30 अक्टूबर को चलाए गए इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए, उनके हथियार जब्त कर लिए गए और कई आतंकियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 30 के करीब मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फ्रांस ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन दोस्तों इन अलकायदा के खिलाफ किया है दोस्तों। ऐसे में 50 जिहादियों से ज्यादा को मार गिराया। ऐसे में आपकी क्या राय है और फ्रांस के इस एक्शन का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो जब चाइना के चैनल पर पैगंबर मोहम्मद के विवादित तस्वीर दिखे तो पाकिस्तान ने साध ली चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, जहां फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाए जाने पर एक स्कूल टीचर की गला रेतकर हत्या के बाद कार्टून टीचर का बचाव करने मुस्लिम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ दुनिया भर के मुस्लिम देशों में भारी प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच चीन में पैगंबर हजरत मोहम्मद की विवादित तस्वीर वहां के सरकारी चैनल पर प्रसारित की गई, लेकिन फ्रांस मामले पर तीखा विरोध करने वाले बीजिंग के सदाबहार दोस्त पाकिस्तान और अधिकतर मुस्लिम बहुल देशों ने चाइना मामले पर चुप्पी साध रखी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से चीन में उइगर समुदाय के मुसलमानों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार पर भी पाकिस्तान की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाल में चीनी सरकार की तरफ से संचालित चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर प्रसारित किया। ऐसे में दोस्तों कहते हैं ना कि बाप बाप होता है, बाप के खिलाफ बेटा नहीं बोल सकता। वही हाल दोस्तों पाकिस्तान और चाइना के बीच दिखता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर चाइना के खिलाफ अब पाकिस्तान चू तक नहीं कर सकता। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप पाकिस्तान को क्या सीख देना चाहेंगे दोस्तों, जिससे कि पाकिस्तान को थोड़ी बुद्धि आ सके। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की ओर चले तो राफेल की ललकार से दहशत में आया पाकिस्तान, हड़बड़ी में चाइना से खरीद रहा है फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, रफाल के आने से पाकिस्तान घबरा गया है। इसी डर के चलते वो चाइना से इमरजेंसी खरीद के तहत 30 से ज्यादा J-10C फाइटर जेट और उसकी मिसाइलें खरीदने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में पाकिस्तान से एक टीम ने चाइना का दौरा किया है और 50 J-10C फाइटर जेट्स खरीदने की चर्चा को अंतिम रूप दे दिया गया है। इनमें से 30 जेट और उनमें लगने वाली मिसाइलें इमरजेंसी परचेज के तहत तुरंत खरीदे जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को कौन समझाए कि माल तो चाइना का ही रहेगा। और दोस्तों सब में बड़ी बात की चाइना से खरीदने पर चीजें सस्ती मिल जाती है तो पाकिस्तान थोक में ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यही अगर वो फ्रांस जैसे देशों या रूस जैसे देशों से खरीदे तो इतने फाइटर जेट वो फ्रांस या रूस से खरीद भी नहीं पाएगा। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय बनती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत के बाद अब इस देश से चाइना की तकरार, इंपोर्ट पर बैन लगाकर बदला लेने की कर रहा है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक भारत, नेपाल, ताइवान जैसे देशों से उलझने वाला चाइना ऑस्ट्रेलिया के साथ भी नया विवाद खड़ा करने जा रहा है। यूं तो दोनों देशों के बीच में हाल के समय में तनाव बढ़ा है, लेकिन अब चाइना कुछ ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसके बाद विवाद और बढ़ने की आशंका है। दरअसल बीजिंग कैनबरा के गेहूं के आयात पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको नहीं लगता कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे चाइना किसी पर भी बैन लगा दे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास और भी बहुत से विकल्प हैं। भारत एक बड़ा विकल्प हो सकता है दोस्तों गेहूं के मामले में। ऐसे में आपकी क्या राय है और ऑस्ट्रेलिया को आप कैसे समझाना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता चाहे जो भी हो, भारत अमेरिका के संबंध रहेंगे
करेंगे मजबूत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में मंगलवार को हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हो, भारत के साथ अमेरिका की रणनीतिक संबंधों की वर्तमान गति बरकरार रहने की उम्मीद है। ये संकेत नीतिगत दस्तावेजों और राष्ट्रपति पद के लिए दोनों प्रत्याशियों के प्रचार के दौरान की गई टिप्पणियों से मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस में भारत के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में उभरे हैं और इस संबंध को एक नए स्तर पर ले गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की मित्रता जग जाहिर है। दोनों नेताओं की यह मित्रता उन रैलियों में परिलक्षित हुई जिन्हें उन्होंने एक वर्ष से कम समय में अमेरिका और भारत में संबोधित किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में विजेता जो भी रहे, भारत के साथ संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चले तो ड्रग एडिक्ट रहे हैं इमरान खान। पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के इस पूर्व खिलाड़ी ने किया बड़ा दावा। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। पूर्व पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सरफराज नवाज ने दावा किया है कि इमरान खान ड्रग्स लेते थे। सरफराज का दावा है कि उन्होंने 1987 में इमरान को कई बार ड्रग्स लेते हुए भी देखा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सरफराज की बात का कितना समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि ये बिल्कुल सच बात होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पबजी प्रेमियों के लिए बुरी खबर, कंपनी ने कर दी है बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, पबजी अब अपना पूरा कारोबार भारत से समेट रही है। बताते चले कि भारत में पबजी बैन होने के बावजूद पहले से डाउनलोड गेम में कोई असर नहीं पड़ा था। यूजर्स बिना किसी परेशानी के ये गेम एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन दोस्तों अब पूरी तरह से पबजी भारत से बोरिया बिस्तर समेट कर निकलने वाला है। ऐसे में दोस्तों के जाने का आपको गम है या खुशी, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों में जुट गया है चुनाव आयोग। बुलाई सर्वदलीय बैठक। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें बंगाल चुनाव पर बातचीत की गई। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अगले दिन जिला अधिकारियों के साथ एक और बैठक आयोजित करने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस बात की संभावना है कि दिल्ली के चुनाव आयोग के प्रतिनिधि 10 नवंबर को जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। मुख्य उद्देश्य जायजा लेना और महामारी के समय में चुनाव की तैयारियों का आकलन करना है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है इस पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर? आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतेगा इस बार पश्चिम बंगाल में और किसकी सरकार आनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ममता की सरकार को पूरी तरह से बंगाल से साफ कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत आतंकवाद बंगाल में देखने को मिल रहा है दोस्तों और ममता सरकार आतंकवाद को पनाह देने में जुटी हुई है। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है जहां कांग्रेस की पूर्व महिला नेता को फोन पर गंदे गंदे मैसेज भेजने वाले कांग्रेस जिला अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के कुछ नेताओं का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया है और वो सजा के पात्र हैं? क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो दोस्तों कोरोना वायरस को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना वायरस के टूटे सभी रिकॉर्ड। पहली बार एक दिन में 6,725 नए केस देखने को मिले हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस भारत से चला गया है, अब पूरी तरह से सब कुछ ठीक है, तो दोस्तों आप गलत फहमी में हैं। कृपया करके मास्क लगा कर ही बाहर निकले, क्योंकि बहुत से लोग हमने देखे जो दोस्तों अब ये समझ चुके हैं कि कोरोना वायरस उनको नहीं होने वाला और कोरोना वायरस पूरी तरह भारत से चला गया है या दुनिया से चला गया है। लेकिन दोस्तों आप कृपया करके अपना ध्यान रखिएगा। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह शुरू से लेके अब तक सतर्क हैं, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि हमें सुनने वाले समझदार लोग हैं। साथ ही दोस्तों एक और खबर की माने तो फेस्टिव सीजन में ICICI एक्सिस बैंक ने दिया बड़ा झटका। कैश जमा करने पर अब लगेगा चार्ज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कैश जमा करने या कैश निकालने जाएंगे तो आपको बड़ा चार्ज देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वर्किंग दिनों में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक कैश मशीन का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों से सुविधा शुल्क के रूप में 50 रुपए लिया जाएगा। बैंक ने साफ साफ कह दिया है कि ये चार्ज सिर्फ मशीनों पर है, इसका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका ICICI और एक्सिस बैंक में अकाउंट है, वो सतर्क हो जाएं दोस्तों इस खबरों के लिए। अब दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें।
खबरें, आपको हमारी खबरें कैसी लगी। आशा करता हूँ दोस्तों काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए पूरे भारत में